इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स। देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक थिन फिल्म मान लेते हैं। ये आपकी एक थिन फिल्म है, ठीक है। इसमें इसके ऊपर कोई लाइट फॉल की, इसका कुछ पार्ट तो आपको पता है रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ पार्ट अंदर की तरफ ट्रांसमिट कर जाता है, या हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। तो जिन फिल्म्स में ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है ये कम हो, मतलब कि रिफ्लेक्शन जिन फिल्म्स में कम हो, कम से कम हो, ठीक है, उनको हम कौन सी फिल्म्स कहते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स कहते हैं, ठीक है। जिन फिल्म्स में जो रिफ्लेक्शन है वो कम हो, ठीक है। जौन सी रे ऑफ लाइट आई है, ठीक है, उस रे ऑफ लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ट्रांसमिट हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन की बजाय, या हम कह सकते हैं कि उसका कम से कम पार्ट रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। ऐसी फिल्म्स को हम क्या कहते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स कहते हैं, ठीक है। इनका बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे कि सोलर पैनल्स में यूज़ होता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है सोलर पैनल्स में, कि जो लाइट है वो, जो लाइट आ रही है सोलर पैनल के ऊपर पड़ रही है, वो कम से कम रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। लाइट क्योंकि वहाँ ज़्यादा चाहिए ना, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होगी। तो इसलिए जो लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ट्रांसमिट हो, रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है, लॉस ना हो लाइट का। तो इसके लिए हम इन नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो किसी भी फिल्म को जो हम चाहते हैं कि नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस के फिनोमिना को हम यूज़ करते हैं। नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स का क्या मतलब, क्या हुआ कि रिफ्लेक्टिविटी जो है फिल्म की वो क्या है, कम है, लाइट को जो है वो कम रिफ्लेक्ट करेगी। नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी रिफ्लेक्टिविटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, और उस रिफ्लेक्टिविटी को हम रिड्यूस किसकी हेल्प से करते हैं, बाय द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, जो हम थिन फिल्म्स में करते हैं। इस फिनोमिना को क्वांटिटेटिवली समझने के लिए हम कुछ एज्यूम करते हैं। देखिए, ये हम मान लेते हैं, या मान लीजिए कि ये आपकी कोई फिल्म है, ठीक है, जिसके नीचे आपका जो है डेंसर मीडियम है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जिसके ऊपर जो आपका मीडियम है वो रेयरर है, ठीक है, जिसका μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई जो कि नॉर्मली इंसिडेंट होगी इस फिल्म के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ रे ऑफ लाइट आई जो हमने नॉर्मली इंसिडेंस करवाई इसके ऊपर, ठीक है, मतलब कि नॉर्मली फॉल करेगी इसके ऊपर, ठीक है। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हम मान लेते हैं AI, ठीक है, AI इसका एम्पलीट्यूड है। इसका क्या करेगा, कुछ पार्ट नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ये मान लेते हैं ऐसे, ये ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट हुआ क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। और आपको पता है कि जब कोई लाइट ट्रांसमिट होती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको पता है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, AI है इस लाइट का, तो जो ट्रांसमिट होगी, ठीक है, लाइट, उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, AI इंटू ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, ठीक है। टी हम मान लेते हैं स्मॉल टी, ट्रांसमिशन आपका कॉफिशिएंट है, ये आपने स्टोक्स लॉ में भी पढ़ा था। अब हम मान लेते हैं कि कुछ पार्ट इसका तो ट्रांसमिट हो गया, कुछ पार्ट अब क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना बन जाएगा, पहले कितना था, AI इंटू रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है। तो हमने क्या मानना है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट किसको मानना है, स्मॉल r को, और ट्रांसमिटिंग कॉफिशिएंट किसको मानना है, स्मॉल t को, ठीक है। जब ये वाला मीडियम आपका क्या है, रेयरर है, ठीक है, ये वाला आपका मीडियम डेंसर है, या हम कह सकते हैं कि जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो उस केस में हमने रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट r मानना है और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट t मानना है, ठीक है। तो मतलब कि r पार्ट इस एम्पलीट्यूड का रिफ्लेक्ट कर रहा है और t पार्ट इसका क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। और जो ये लाइट ट्रांसमिट हुई है, ठीक है, और जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, इनके एम्पलीट्यूड की एक इक्वेशन होती है, मतलब कि इनके एम्पलीट्यूड के लिए एक एक्सप्रेशन होता है। देखिए, मान लेते हैं कि जो ये लाइट नीचे की तरफ ट्रांसमिट हुई है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं क्या है, AT है, ठीक है, मतलब कि ये किसके इक्वल आ गया, AT है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है आपका, 2μ1 अपॉन μ1 प्लस μ2 अपॉन A1। मतलब कि जहाँ से आपकी लाइट आ रही है, जहाँ से लाइट मतलब कि इंसिडेंट हो रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, उसी मीडियम का, ठीक है, जहाँ से लाइट आ रही है, प्लस उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ लाइट ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, डेट इज μ1 प्लस μ2। तो ये AT इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2μ1 अपॉन μ1 प्लस μ2 इंटू जो आपकी लाइट इंसिडेंस करवाई थी उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसी तरह जो ये वाली रे ऑफ लाइट है,
ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं ए आर है, ए उसकी सब्सक्रिप्ट में आर, ठीक है, मतलब ये ए आर के इक्वल है, ठीक है। तो इस केस में ये किसके इक्वल होता है, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू इंटू में जो लाइट इंसिडेंस हुई थी उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये आपका कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है नीचे वाला, और ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। इसका मतलब क्या है कि जो म्यू टू है आपका वो बड़ा है किससे, म्यू वन से, और यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, तो जो आपका एम्पलीट्यूड है ए आर, ठीक है, मतलब कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, ठीक है। तो छोटे में से जब आप बड़े को माइनस करोगे तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा एम्पलीट्यूड आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है, ये लाइट रे है ना, ठीक है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद इसका एम्पलीट्यूड क्या बन गया, ए आर बन गया। इसका मतलब जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है तो उसमें फेस चेंज आता है पाई का, ठीक है, आप देख भी सकते हो, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, ए आर क्या आ रहा है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि म्यू टू जो है म्यू वन से बड़ा है। तो जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है, ये लाइट रे है, ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करके ऐसे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इस लाइट रे में अब फेस चेंज आ जाएगा पाई का, ठीक है, या हम कह सकते हैं पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा लैम्डा बाय 2 का। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो ये रिफ्लेक्शन जो मतलब जो ये आर है, ये क्या है, आपका रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट है जब लाइट म्यू वन वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से म्यू टू वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ रही है, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या मतलब है कि कितना पार्ट क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, आर का क्या मतलब है, कितना पार्ट क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, ए आर, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ये होता है। और जो आपका ट्रांस टी है वो आपका क्या है, ट्रांसमिटिंग कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ए टी अपॉन ए आई, ठीक है, मतलब कि कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ है अपॉन कितना पार्ट इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। ये अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप ये वैल्यू यहाँ रख सकते हो, तो आपकी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ ए आर की वैल्यू रखोगे, ए आर की वैल्यू पुट करोगे जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, तो आपके पास आर क्या आ जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू, ठीक है, अपॉन में ए आई चल रहा है और इनटू में भी ए आई है, तो ए आई से ए आई कट गया, तो आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं टी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आपका है क्या, ए टी अपॉन ए आई, ठीक है, ए टी आपका क्या है, 2 म्यू वन अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू इंटू ए आई, ठीक है। तो यहाँ मैं ए टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 म्यू वन अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू इंटू ए आई, ठीक है, अपॉन में ए आई, ठीक है, ए आई से ये ए आई कट गया, तो आपके पास टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 म्यू आई अपॉन म्यू वन अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है। तो हमने इस फिगर की हेल्प से, ठीक है, आर और टी की वैल्यू निकाल ली, मतलब रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट की और ट्रांसमिटिंग कॉफिशिएंट की, जब लाइट रे जा रही है इस मीडियम से इस मीडियम में, मतलब म्यू वन से म्यू टू वाले मीडियम में, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो ये मीडियम है ना ये उल्टे हो गया है, ठीक है, जो म्यू टू है वो यहाँ आ गया है और म्यू वन यहाँ आ गया है, ठीक है, मतलब कि अब जो लाइट जो ये इंसिडेंट हो रही है वो म्यू टू से हो रही है, ठीक है, और ट्रांसमिट किस में हो रही है, म्यू वन में हो रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट भी किससे हो रही है, म्यू वन से ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ जो मैं अलग से डायग्राम बनाऊँ, ये मान लेते हैं ये आपका जो अब मीडियम है ये म्यू टू बन चुका है, ये वाला मीडियम अब क्या है, म्यू वन है, ठीक है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई इंसिडेंट हुई इसके ऊपर, ठीक है, इसका हम एम्पलीट्यूड क्या मान लेते हैं, ए आई मान लेते हैं, एम्पलीट्यूड वही रखते हैं, ठीक है। इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ, ए आई इंटू में ट्रांसमिटिंग कॉफिशिएंट यहाँ हम क्या लेंगे, टी डैश, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम से म्यू टू वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से म्यू वन वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में आ रही है,
तब हमने ट्रांसमिटिंग कॉफिशिएंट क्या लिया है, टी डैश। ठीक है, इसी तरह कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो रिफ्लेक्ट हो गया है उसको हम मान लेते हैं ए आई इंटू रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट, दैट इज आर डैश हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जब रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जा रही थी, मतलब μ1 से μ2 की तरफ जा रही थी, तब हमने रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट क्या हमारे पास आए थे, μ1 माइनस μ2। रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट क्या आया था, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ठीक है, पर इस केस में, इस वाले केस में अब क्या हो गया है, जहाँ μ2 था वहाँ μ1 आ गया और जहाँ μ1 था वहाँ μ2 आ गया। ठीक है, इसलिए इस इक्वेशन में भी जहाँ μ1 है वहाँ μ2 लिख दो, जहाँ μ2 है वहाँ μ1 लिख दो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट मतलब कि आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, आर डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी μ2 माइनस μ1 अपॉन μ2 प्लस μ1। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो टी डैश की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ टी क्या था, 2μ1 अपॉन μ1 प्लस μ2। ठीक है, यहाँ टी डैश क्या आ जाएगा, 2μ2 अपॉन μ2 प्लस μ1। ठीक है, नीचे तो मतलब वो सेम ही रह गया, μ1 प्लस μ2 लिख दो, चाहे μ2 प्लस μ1 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट और ट्रांसमिटिंग कॉफिशिएंट की वैल्यूज ये आ गई। ठीक है, जो ये वाली वैल्यूज आपकी आई थी जब आपका ये वाला मीडियम μ1 था और ये वाला μ2 था, उस केस में आपके पास आर और टी की वैल्यूज ये आई हैं। ठीक है, और जब आपका ये वाला मीडियम μ2 हो गया और ये वाला मीडियम μ1 हो गया है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका बदल गया है, तो उस केस में आपकी जो ट्रांसमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट की वैल्यू ये आई है। ठीक है, इनको मैं एक नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ये आपके पास वैल्यूज आई हैं आर और टी की, जब μ1 वाला मीडियम यहाँ था और μ2 वाला मीडियम यहाँ था। ठीक है, ये इक्वेशंस क्या आपकी, ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट वो आर डैश हो गया, तो वो क्या बन गया, μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 प्लस μ2। ठीक है, और टी डैश क्या बन गया, 2μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2, मतलब कि ट्रांसमिटिंग कॉफिशिएंट ये बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस को कॉमन ले लिया तो बीच में क्या बचा, μ1 माइनस μ2 हो गया ये तो। ठीक है, अपॉन में μ1 प्लस μ2। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर थर्ड से देख सकते हो कि जो ये वाली वैल्यू है ये है हमारी आर के इक्वल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आर। ठीक है, ये टर्म आर है और आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस आर। ठीक है, ये आर डैश है जो इसके इक्वल आ गया माइनस आर के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक तो टी डैश की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और हमारी जो आर की है, टी डैश मतलब ट्रांसमिटिंग कॉफिशिएंट की वैल्यू, और रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आर के इक्वल आ गई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लो। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 मान लो। ठीक है, अब देखिए आपने इसे प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ में हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन था 1 माइनस टी इंटू टी डैश, ये इसकी वैल्यू मान लेते हैं हमने निकालनी है 1 माइनस टी इंटू टी डैश। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 2μ1 अपॉन μ1 प्लस μ2। तो इसको लिख देते हैं 2μ1 अपॉन μ1 प्लस μ2 इंटू में ये वैल्यू हमारे पास आगे टी डैश की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये आ जाएगा 2μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस 4μ1 μ2 अपॉन में μ1 प्लस μ2 का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा μ1 प्लस μ2 का स्क्वायर माइनस 4μ1 μ2 अपॉन में μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा और खोल देता हूँ, ये स्क्वायर को खोल देते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 माइनस 4μ1 μ2 एज इट इज़। ठीक है, अपॉन में μ1 प्लस μ2 भी एज इट इज़, इनका स्क्वायर भी एज इट इज़। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, 4μ1 μ2 माइनस में है ना ये, और 2μ1 μ2। ठीक है, तो ये क्या आपके पास क्या बन जाएगा, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर माइनस 2μ1 μ2। ठीक है, अपॉन में μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म ये क्या बन रही है,
ये किसका होल स्क्वायर बन रही है, μ1 माइनस μ2 का होल स्क्वायर बन रही है। तो आपके पास क्या आ गया, μ1 माइनस μ2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका क्या था, μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, 1 माइनस टी डैश के इक्वल है। ठीक है, जो ये वाली पूरी टर्म है ना, जो ये अंदर वाली पूरी टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं आर। ठीक है, जो कि हमारा है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये आपको पता ही है, जो μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2 है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल नहीं था। यहाँ देखिए आर की वैल्यू क्या थी, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से, तो वही हमने इसको आर लिख दिया, और इस पूरी टर्म का क्या था, ऊपर स्क्वायर था ना, तो आर का स्क्वायर हो गया। अब देखिए आपको स्टोक्स लॉ में भी बताया था, स्क्वायर आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन इंटेंसिटी, और आर क्या होता है, रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी। ठीक है, और हम आर को और क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस। रिफ्लेक्टिविटी का क्या मतलब है कि उस सरफेस से कितनी रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो रिफ्लेक्टिविटी है, या हम कह सकते हैं जो हमारा आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो आपके पास ये रिलेशन आया है, ये आपका क्या है, स्टोक्स रिलेशन है। आपने देखा भी था, आपने निकाला भी था स्टोक्स लॉ में, स्टोक्स रिलेशन है ये। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपकी रिफ्लेक्टिविटी है, ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी है वो किसके इक्वल है, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2 के होल स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम का, ठीक है, उनमें जो आप डिफरेंस करते हो, मतलब कि उनको माइनस करते हो, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस जो आप देखते हो, जे इनके बीच का जो डिफरेंस ज़्यादा है, तो आपकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है तो माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी ज़्यादा आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि एक आपकी वैल्यू है 1000, ठीक है, और एक वैल्यू है आपकी 1। ठीक है, एक वैल्यू आपकी 1000 है, एक वैल्यू क्या है, 1 है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे, इन दोनों को जब माइनस करोगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो भी तो बड़ी आएगी ना, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 999 कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। इसी तरह जो इन दोनों में एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम से ज़्यादा जो बड़ा होता है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब उन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में जो आपकी रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा आएगी। पर हमें तो रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटी क्या चाहिए, कम चाहिए। रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटी कम होगी तभी तो लाइट कम रिफ्लेक्शन करेगी। इसका मतलब आपकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, जो इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, तो रिफ्लेक्टिव दो मीडियम्स के रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस में। ठीक है, इसलिए हमें ये चाहिए कि यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि हमारी ये वैल्यू कम आए जी, ये वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तभी हमारा जो रिफ्लेक्टिविटी है वो भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें कम रिफ्लेक्टिविटी चाहिए, हम ये चाहते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो कम हो। ठीक है, तो तभी तो नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स बनेंगी। तो हमें कुछ ऐसा करना होता है कि जो मीडियम है उसके बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम का, वो क्या हो, मैचिंग हो, मतलब कि बहुत पास हो। ये ना हो कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा कब होगी, ये डिफरेंस दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आप मान लेते हैं कि ये सरफेस है किसी मीडियम का, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, तो इस केस में जो ये वाला मीडियम है, इसका जो ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मतलब कि पास ही होना चाहिए, दोनों जो हैं सेम से ही होने चाहिए, सिमिलर ही होने चाहिए जी, ये सेम होंगे। ठीक है, सिमिलर से होंगे, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो उस केस में आपकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिविटी कम है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन कम होगा, इसका मतलब ट्रांसमिशन ज़्यादा होगी, लाइट का लॉस कम होगा, जो आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये आपकी कम होगी, इसको ही आपको रिड्यूस करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रांसमिशन ज़्यादा चाहिए। चलिए आपका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ठीक है, आपकी एक थिन फिल्म है, ये मान लेते हैं आपकी क्या है, थिन फिल्म है। ठीक है, थिन फिल्म में ये जो आपका मीडियम है, ये हम मान लेते हैं ये है आपका क्राउन ग्लास। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.5 होता है।
ठीक है। और जो ये वाला मीडियम है ये आपका एयर मीडियम है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आप अब इन दोनों की वैल्यू आप इसमें रखो तो आपके पास आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1.5, ठीक है, माइनस ये आपका मान लेते हैं μ2 है, ये आपका क्या है μ1 है, ठीक है। तो μ1 की वैल्यू 1.5 है, ठीक है, और μ2 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अपॉन में μ1 की वैल्यू क्या है 1 है और 1.5 है, तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.04 आ जाएगा। तो आपकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी आ गई, 0.04 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपकी रिफ्लेक्टिविटी क्या आ जाएगी 4%, ठीक है। इसका मतलब कि 4% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इस मीडियम की, जहाँ इस सरफेस की जो रिफ्लेक्टिविटी है वो कितनी है 4% है। 4% लाइट जो है मान लेते कोई लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है तो उसका जो 4% है वो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो हम इस 4% को रिड्यूस करना चाहते हैं और रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि रिफ्लेक्शन कम हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक फिल्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। एक बीच में हम क्या करते हैं, फिल्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले मीडियम से तो क्या हो, कम हो, और ऊपर वाले मीडियम से ज़्यादा हो, मतलब रेयर मीडियम से ज़्यादा हो और डेंसर मीडियम से क्या हो, कम हो, ठीक है। इसका मतलब मान लेते हैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, तो म्यू कितना होना चाहिए, μ1 से तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और μ2 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी हम बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली हम एक लेयर बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक थिन फिल्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे इन दोनों में जो मतलब कि इन दोनों में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या मैचिंग सा हो जाए, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी रिफ्लेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी ना, हमें तो कम चाहिए। हमने बीच में एक ऐसी थिन फिल्म को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे तो क्या है कम है और इससे क्या है ज़्यादा है, ठीक है। और जो ये लेयर है इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए λ/4 म्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है, λ/4 म्यू। ऐसी फिल्म्स को हम क्या कहते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स कहते हैं। इस फिल्म के इंट्रोडक्शन से क्या होगा, जो ये रे ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है, वो कम रिफ्लेक्ट होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, क्योंकि आप देखोगे जब ये रे ऑफ लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये वाला मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थोड़ा सा सेम है, ठीक है। और जो ये वाला मीडियम है और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या है, थोड़ा सिमिलर हो गया, क्योंकि ऐसी हमने लेयर ली है जो इससे क्या है कम है और इससे ज़्यादा है, मतलब कि इसके पास आ गई और इसके भी पास आ गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में है ना, तो इसके भी पास है और इसके भी पास है, ठीक है। इसलिए जो लाइट रे है वो अंदर की तरफ ट्रांसमिट होगी, ठीक है, और नीचे वाली लेयर की तरफ आराम से पहुंच जाएगी और रिफ्लेक्ट कम होगी, ठीक है। और जो हम लेयर बीच में इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसकी थिकनेस क्या है, λ/4 म्यू। म्यू क्या है, इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ऐसे तो इस आर्टिकल में हमने ये पता किया कि जो रिफ्लेक्टिविटी है वो कम तब होगी जे दो मीडियम जिन मीडियम्स में जो लाइट है वो पास हो रही है उन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम सा होगा, ठीक है। तो इस तरह इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक लेयर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा सा कम होगा और कम वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, कि मतलब बीच में होगा। तो ये था आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स का टॉपिक, जिसमें हमने रिफ्लेक्टिविटी का क्या किया, एक्सप्रेशन ड्राइव किया, ठीक है। और उससे हमने ये समझा कि कब रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होगी, कब रिफ्लेक्टिविटी कम होगी। तो उसके लिए जो रिफ्लेक्टिविटी हमें कम करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी फिल्म इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी।